का सवाल है, ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी के चल रहे हैं। लोक जागरण कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो इश्यूज को जानते हैं, आने वाले समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना है और किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना किया जाएगा, उसकी तैयारी के लिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो इश्यूज को जानते हैं, उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, उस किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उन सब की जानकारी समाजवादी पार्टी के इन शिविरों में हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि 24 के चुनाव में हरदोई से परिणाम अलग होंगे और इस बार समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक जीत होगी हरदोई से, और हरदोई के ही जिले में जो और दूसरी लोकसभा आती है मिश्रित, उसमें भी उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां पर डबल इंजन सरकार बोलती है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी हम लोगों ने देखा है वो चरम सीमा पर है। अगर मैं हरदोई की घटनाओं का ही अगर पढ़ूं, एक बहुत मोटी फाइल है हमारे पास कि हरदोई में कितनी घटनाएं हुई हैं, कभी बेटियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, कभी लूट की घटना, कभी किसी तरह की हत्या जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और अभी हाल में आपने देवरिया जैसी घटना देखी, जहां पर सरकार की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग अगर समय पर एक्शन लेते और जिम्मेदार अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम करते, तो शायद देवरिया ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। केवल देवरिया ही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी हुई है। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है इस समय सीतापुर का, वहां पर बीजेपी का नेता, बीजेपी की सरकार के जिम्मेदार पद पे होने के बाद उनके परिवार के लोग किस तरीके से किसी को पीट रहे हैं सड़क पर। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरी आजादी है कि किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? कानपुर में मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के सदस्य को बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने इतना मारा कि शायद उसकी आंख की रोशनी आएगी वापस के नहीं आएगी इतने इलाज के बाद। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने हत्या कर दी होती और इतना मारा कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है। वहीं कानपुर में एक गरीब किसान को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। उससे जमीन लिखा ली, बाजार भाव तो 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 6 करोड़ का उसको चेक दिया। किसान को लगा कि 6 करोड़ हमारे लिए बहुत है, और उसके बाद जमीन लिखा ली गई, रजिस्ट्री हो गई। बाद में उस बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ने उस किसान से कहा कि चेक में कुछ गलती हो गई है, चेक मुझे वापस कर दो। वो किसान समझ नहीं पाया बात को, उसने चेक वापस कर दिया। बीजेपी के नेता ने चेक फाड़ दिया। सोचिए, वो अपने पैसे मांगने गया, बीजेपी के नेताओं ने भगा दिया, मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह एक आध घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के लोगों को खुली छूट है जिसमें वो किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो महंगाई दिखाई दे रही है, ये कुछ लोगों को मुनाफा दिलाने के लिए है। आज बिजली का बिल कितना आ रहा है? एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई सरकार ने, लेकिन बिजली का बिल कितना भेज रहे हैं। अस्पताल में डेंगू मरीज पड़े हुए हैं, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, न इलाज की दवाई दे पा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। कई परिवारों में पूरा का पूरा परिवार डेंगू से पीड़ित है, कई लोगों की जान चली गई, और दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, विश्व गुरु बनने का। और एक तो ऐसे मंत्री थे, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कोई नहीं छोड़ा जहां छापा न मारा हो।
दवाइयाँ जहाँ पे कॉरपोरेशन वहाँ छापा मारा, लेकिन छापे का क्या फ़ायदा? क्या उससे दवाइयाँ मिल गई? क्या डॉक्टरों ने सही इलाज करना शुरू कर दिया? तो इसलिए उत्तर प्रदेश को पूरा का पूरा पीछे करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। सत्ताधारी पार्टी जिस तरह से शाखाएं लगाकर ट्रेन करती है, स्ट्रेटजी तैयार करती है, समाजवादी पार्टी का ये जन कल्याणकारी जो अभियान चल रहा है, क्या उसी तर्ज पर लड़ने की तैयारी है क्या? बीजेपी को अगर आप समझेंगे, उन्होंने हिटलर की सरकार में एक मंत्री थे, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, और उनकी सीख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है। तो ये प्रोपेगेंडा की यूनिट्स हैं इनकी, उन्हीं का मुकाबला हमारा कार्यकर्ता नेता करेंगे। वोट बढ़ाने से लेकर के वोट डलवाने तक की हम लोग जानकारी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। इसीलिए ये रैली नहीं की, ज़्यादा ने भीड़ की व्यवस्था नहीं की, केवल जिम्मेदार कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ जाएं जिससे उनको कुछ जानकारी दे सकें। मोदी जी अभी से ही गारंटी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं 24 में हमारी वापसी होगी, जिसका उद्घाटन हम करते हैं उसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। ये नहीं बताया कि दूसरे के कामों का भी उद्घाटन करते हैं, केवल शिलान्यास नहीं करते, दूसरे के योजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं। अगर आप किसी उद्घाटन की बात कर रहे हो तो कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो समाजवादियों ने शुरू किए थे, वो अभी तो पूरे नहीं हुए, और जो पूरे हुए थे समाजवादी सरकार में उसका उद्घाटन हो गया था, उसका उद्घाटन किया इन्होंने। आप बताइए, हरदोई में ये 4 लेन सड़क बननी चाहिए थी, लखनऊ से 4 लेन, क्या 4 लेन सड़क बन गई? शाहबाद वाली जो शाहजहाँपुर को जोड़ती है समाजवादियों की देन है। रोज़ा प्लांट कारखाना जो लगा है, बिजली दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। इस जिले में हमारे नेता कार्यकर्ता जानते होंगे, सबसे ज़्यादा सब स्टेशन अगर किसी ने बनाने का काम किया तो समाजवादियों ने बनाया। और वही नहीं, जो समाजवादियों ने काम दिए थे वो आज भी अधूरे पूरे नहीं हो पाए। गंगा पे पुल जो कुसुमखोर को कन्नौज से जोड़ता है, वो समाजवादियों की देन है। बताओ, भाजपाइयों ने कोई गंगा पे पुल एक बनाया हो तो बता दो। सडीला में पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, वो देश का नहीं, आपके साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा पेप्सी का प्लांट है वो। तो वो किसकी देन है? समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत वो सबसे बड़ा पेप्सी का प्लांट अगर कहीं लगा तो सडीला में लगा। न केवल वो लगा, बल्कि ट्रेंडरी को सुविधा देने के लिए और कारखाने भी समाजवादी में होता है। अच्छा, ये बताइए आपका गठबंधन का क्या आगे मध्य प्रदेश में? सर कमलनाथ अलग, देखिए, गठबंधन की अगर जानकारी होती उस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ। हमारे पत्रकार साथी ने रात में भी पूछा था। अजय राय जी ने बयान दिया था, आज उन्होंने कहा कि अपने बयान पर कायम हो, पिता को लेकर के जो बयान दिया था अजय राय ने। देखिए, कभी कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पर काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है, और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं, अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सब पत्रकार साथियों के साथ, मैं भी अगर कभी गुस्से में हूँ तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता और माँ बहन के बारे में ना कुछ बोलूँ। मैंने सदन में भी कहा था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल संस्कारों की याद दिलाई थी। तो ये जो बीजेपी ने कभी फैलाया था मेरे खिलाफ, ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर ने भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते समय कुछ बात कही थी। वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, उसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जो खिसिया जाते हैं वो इस सीमा तक चले जाते हैं। और बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है
तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी नंबर 1। कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना था? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है, ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और नहीं तो सीधा कह दें कि समाजवादियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें। और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी कांग्रेस और जब ज़रूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। इसलिए हम अपनी पुरानी परंपरा पे चले जाएंगे। जब कांग्रेस को ज़रूरत थी न्यूक्लियर डील की, नेताजी के ऊपर तमाम दबाव थे, मैं लोकसभा में था, मैंने वो समय भी देखा है जब न्यूक्लियर डील थी, उस समय कांग्रेस को कितनी ज़रूरत थी नेताजी की। उस समय अगर किसी ने डील कराई और सरकार बचाई तो वो समाजवादियों ने बचाई। और जब मैं मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, जब मैं नेताजी का संदेश लेकर के गया और मैंने जब पैर छू करके उनके आशीर्वाद लिया था, उन्होंने गले लगा लिया था, उन्होंने कहा कि समाजवादियों की साथ की वजह से ही आज मैं प्रधानमंत्री हूँ। देखिए, अब उनका मन खराब होगा, अगर वो मन से बोल रहे तो उनका मन खराब होगा। यानी अभी आप कांग्रेस के इनकार का इंतजार करेंगे? देखिए, लड़ाई बड़ी है, इनकार करना, स्वीकार करना या कोई रणनीति बनाना का बात नहीं है। राजनीति में बहुत क्लियरिटी चाहिए। मैंने कल भी रात को हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था, उनको मैंने यही कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो हमें बहुत क्लियरिटी चाहिए। अब हम कंफ्यूजन में अगर जाएंगे तो बीजेपी का हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी किसी सीमा तक चली जाएगी, किसी हद तक कोई भी झूठ फैला सकती है, कोई भी साजिश कर सकती है। क्या आपको नहीं पता, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए दे देंगे, किसी के अकाउंट में आया 15 लाख? इन्होंने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज आप थाने में देखिए, तहसील में देखिए, क्या पैसा नहीं चल रहा? और फिर बीजेपी ने नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और क्या कहा उन्होंने कि 2000 रुपए में चिप लगा हुआ है। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके घर में अगर आपने निशानी के रूप में 2000 रखा हो तो उसको तुरंत हटा दो, नहीं तो दिल्ली से, लखनऊ से ड्रोन आएगा, आपका 2000 रुपया ढूंढ लेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आप लोगों ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, भारी पैमाने पर उतारे हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी को? देखिए, हमारी पार्टी की, हाँ ये बात ठीक है कि समाजवादियों पे ये आरोप न लग जाए कि हम बीजेपी को जिताने जा रहे हैं। इसलिए मैंने संगठन से ये कहा है, क्योंकि कई बार प्रोपेगेंडा भी गलत करते हैं। कई चैनल ऐसे हैं, हो सकता है बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस का प्रचार करने लगे, हम ये भी बात जानते हैं। इसलिए हमने अपने संगठन के लोगों से कहा है कि जहां हमारी ताकत होगी वहीं लड़ेंगे, जिससे किसी दल को अगर नुकसान लग रहा हो हमारे प्रत्याशी से तो हमें जानकारी जरूर दे देना।
नहीं तो हमारी पार्टी ने जो घोषित कर दिए उनके लिए जिम्मेदारी से चुनाव पार्टी लड़ेगी। हमारा एक विधायक था, 5 हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस को जरूरत थी, आप जानकारी कर लें कांग्रेस के नेताओं से, वो किसी दूसरे दल की चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपकी चिट्ठी पहले मिल जाएगी तो उस दल का भी हमें समर्थन मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले समर्थन की चिट्ठी दी और विधायक जो हमारा छिपा हुआ था किसी बीजेपी के मंत्री के घर पर, हमने अपने नेता कार्यकर्ताओं को लगा करके, बुला करके, समझा करके और कांग्रेस का समर्थन दिया था। और उसका परिणाम हुआ था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनी थी। और जब दोबारा जरूरत पड़ी थी तब भी समाजवादी पार्टी का विधायक ने कांग्रेस का समर्थन किया था। ये सब बातें कांग्रेस भूल जाएगी और बिना शर्त के उन्होंने समर्थन दिया। अबू आसिम साहब ने मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा करी। उनका कहना है कि जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण है, वैसे मुस्लिमों के लिए मस्जिद अल-अक्सा महत्वपूर्ण है। कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके इस बयान? देखिए, धर्म को लेकर के और जिन चीज़ों से भावनाएं जुड़ी हैं, हर व्यक्ति दुनिया का किसी कोने से वो स्वीकार करता है। आपके यहाँ विक्टोरिया हॉल बना होगा, आपने नाम नहीं बदला ना, क्या आप नाम बदल पाएंगे? तो उस समय उन परिस्थितियों में क्या बना था? तो दुनिया में ऐसे हर धर्म के लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं से भावना जुड़ी हुई है। समाजवादियों का पक्ष साफ है कि वॉर से नुकसान होना है, जाने जा रही हैं। अभी आप रशिया और यूक्रेन का वॉर देखे थे। रशिया जो ताकतवर देश अपने आप को मानता था, उस लग तो ये रहा था प्रेस में और सुनने में आ रहा था कि ये तो कुछ घंटों की लड़ाई है, कुछ घंटों में सब खत्म हो जाएगा, यूक्रेन का पता नहीं लगेगा। सोचो कितने दिन, कितने साल हो गए, अभी तक यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जान जा रही है। इसलिए उसका भी हल निकलना चाहिए, उसका हल वॉर नहीं है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश वियतनाम में कितने वर्षों रहा, कितने वर्षों ये लड़ाई लड़ी गई, क्या हुआ अंतर्गत था? आपको फौज वापस लेनी पड़ी। अफगानिस्तान जहाँ पर अमेरिका जाने कहाँ की फोर्सेस रही और कितने वर्षों रही, क्या वहाँ पर आपने मुकाबला कर लिया? और इसी भारत में सोचिए अंग्रेज कितने साल रहे, चले गए ना, नहीं चले गए। तो इसलिए जो सच है वो सच रहेगा। वॉर से कोई हल नहीं निकलने वाला। वॉर के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है, अन्याय किसी के साथ नहीं हो, इस धारणा के साथ। और समाजवादियों ने जो विचार पहले रखे थे वही विचार हमारे आज भी हैं कि अन्याय किसी के साथ। अरे हमारा क्या युग है, कोई युग थोड़ी ना हमारा है। अरे वादा किया था, वादा पूरा कर दो। अगर वादा नहीं पूरा किया तो मना कर दो कि हमने वादा नहीं किया, इसमें क्या बात है? अच्छा, लाखों शिक्षक टेट पास किए बैठा है, सुपर टेट नहीं हो रहा, 4 साल हो गए, लोगों के नाती पोते हो गए, लेकिन शिक्षक नहीं। अरे नाती पोतों की बात कर रहे हो, तुमने मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं सुना? 46 पे 56। अरे उन्हें क्या चाहिए? पढ़ाई की जरूरत है? अरे भाई पढ़ने लिखे लोगों की जरूरत क्या है? टेट ही नहीं, आप शिक्षा में तो देखो 69,000 बेचारे बच्चे कितना आंदोलन करेंगे बताओ। ये सरकार अन्याय कर रही है और ये सरकार धोखे से बनी है। ये अगर समाजवादियों ने 3.5 लाख वोट ज़्यादा पागे होते तो ये आपके टेट, सुपर टेट और आपके शिक्षा मित्र और 69,000 का जो आरक्षण का वो सब समाधान हो जाता। इनको हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाओ। कांग्रेस के साथ जो तलखी है उससे क्या गठबंधन की गांठ पर कोई असर पड़ने वाला है? क्यों आप फिक्र करते हो? ये फिक्र हम पे छोड़ो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका जरूर मिल गया है बयानबाजी करने का। तमाम की गठबंधन था, इस तरह की बातें जो है वो आने लगी है। मैंने आपसे कहा, अगर आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने कभी यहाँ एक विधायक जीत लिया, कभी यहाँ जीते, कभी यहाँ 5 जीत गए, 6 जीत गए। और कुछ साथी जो हमारे ही थे वो कांग्रेस में चले गए या कांग्रेस ने ले लिया। मान लीजिए, हम उदाहरण देते हैं, हमारी एक प्रत्याशी नंबर 2 पे थी बालाघाट में, गाड़ी हमारी उनके पास, उनके परिवार के पास। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था, नंबर 2 पे थे। उन्हें लगा गठबंधन होगा, बाद में गठबंधन नहीं होगा। उन्हें इंटरनल पता लग गया कि धोखा दिया जाएगा, वो हमारी प्रत्याशी कांग्रेस में चली गई।
कांग्रेस की टिकट पा गई। तो ये जो और चीज़ें हैं वो भी आप समझिए, आप सब बात समझते हो कौन किसको धोखा दे रहा है। ये जितने पत्रकार साथी हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम ही समाजवादी पार्टी के नेता से मिल रहे हैं, ये सब नेताओं को सब समझते हैं। तो आप भी जानते हो कौन किसको धोखा दे रहा है, और कोई गांठ कोई तलखी नहीं है। हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पार्टी है, इसने मुकाबला किया बीजेपी का, और बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी, और पार्टी सिकुड़े नहीं, पार्टी हमारी छोटी ना हो उसके लिए भी काम करेंगे, और किसी का नुकसान ना हो ये